दोस्तों नमस्कार। इंक एंड इनसाइट के इस वीडियो में आज बात चाइना की एकमात्र महिला शासक वू जेटियन की, जो कभी राजा की रखैल हुआ करती थी। ईस्वी को वू सियू नाम के एक रसूखदार लकड़ी व्यापारी के घर एक बच्ची पैदा हुई, जो 3000 सालों की चीनी इतिहास में एकमात्र महिला शासक बनी। दुनिया उसे वू जेटियन के नाम से जानती है। वू जेटियन जब 10 साल की थीं, तब उनके पिताजी का निधन हो गया। वू जेटियन के पिताजी ने चाइना की तांग राजवंश के उदय में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आर्थिक रूप से तांग राजवंशों की मदद की थी, ताकि वे चाइना में अपना पांव मजबूती से जमा सकें। जब जेटियन 13 वर्ष की थीं, तब तांग शासक तेजोंग ने उन्हें बतौर रखैल अपने महल में स्थान दिया था। लेकिन तेजोंग की मृत्यु के बाद चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें महल से निकाल दिया गया और उन्हें एक मठ में कष्ट साध्य जीवन जीने को मजबूर किया गया। दरअसल उन दिनों चाइना में एक अजीबोगरीब रिवाज था। राजा की संतानहीन रखैल को महल से निकाल दिया जाता था और एक मठ में डाल दिया जाता था, जहां उन्हें सारा जीवन एकांतवास में गुजारनी होती थी। वू जेटियन को भी एक मठ में रखा गया था, जहां वो कष्ट साध्य जीवन व्यतीत कर रही थीं। ताइजोंग के मरने के बाद उनके बेटे गाओजोंग ने गद्दी संभाली। जब गाओजोंग अपने पिताजी की पहली डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे, तब उनकी नज़र मठ में कैद वू जेटियन पर पड़ी और वे उसे अपने महल में दोयम दर्जे की रखैल के रूप में लेकर आए। दोनों के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हुआ और वू जेटियन 6 बच्चे की मां बनी। जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो जेटियन ने नामकरण संस्कार के लिए योनसोंग को न्योता दिया। योनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में 7 साल बिताने के बाद चीन वापस लौट चुके थे। योनसोंग ने पहले बेटे का नाम रखा प्रिंस ऑफ द बुद्धाज लाइट। वू जेटियन एक बेहद एम्बिशियस महिला थीं। उन्हें महज राजा की रखैल बनकर ताउम्र रहना स्वीकार नहीं था। वो चाइना की शासक बनना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इस षड्यंत्र की पहला शिकार बनी राजा गोजोंग की पत्नी इम्प्रेस वैंग और उनकी प्रिय रखैल सियागो लियांगडी। ऐसा कहा जाता है कि वू जेटियन ने अपने ही बेटी का गला घोंटकर मौत की घाट उतार दिया और इल्जाम इम्प्रेस वैंग और सियागो लियांगडी के माथे मढ़ दिया। वू जेटियन ने यह भी साबित कर दिया कि दोनों राजा की जान लेना चाहती हैं। परिणाम स्वरूप दोनों को कई दिनों तक जेल में कैद करके रखा जाता है और फिर दोनों को बर्बरतापूर्वक मार दिया जाता है। विलियम डलम्पल ने अपनी किताब द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, पहले तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है, फिर उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, इसके बाद उन्हें शराब की टब में डाल दिया जाता है। जब दोनों की मौत हो जाती है तो उनकी लाश के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। 19 अक्टूबर 655 ईस्वी को वू जेटियन औपचारिक रूप से इम्प्रेस के रूप में स्वीकार ली जाती हैं। ठीक 3 साल बाद यानी अक्टूबर 660 ईस्वी को पैरालिटिक अटैक के कारण जब गाओजोंग पार्शियली ब्लाइंड हो जाते हैं, तब चीन की पॉलिटिकल कंट्रोल अनऑफिशियली वू जेटियन अपने हाथों में ले लेती हैं। लेकिन अभी भी उनका सपना अधूरा था, सपना औपचारिक रूप से चीन का शासक बनने की। 21 सितंबर 690 ईस्वी को उनका ये सपना पूरा होता है, जब वो अपने ही बेटे को गद्दी से हटाकर चीन की एकमात्र महिला शासक के रूप में गद्दी संभालती हैं और जाओ डायनेस्टी की शुरुआत होती है। वू जेटियन के कार्यकाल के दौरान चीन में बुद्धिज्म तेजी से फैल रहा था। उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल बुद्धिज्म को संरक्षण देने में किया।
705 ईस्वी के अंत तक सिर्फ चांगान जिले में ही 150 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और कॉन्वेंट्स का निर्माण किया गया था। उन्होंने अपना संरक्षण विशेष रूप से चांगान के फेमेन मंदिर को दिया, जहां बुद्ध की उंगली का प्रतिष्ठित अवशेष रखा गया था। उन्होंने सांगसी में माउंट बुताई के समृद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल पर एक विस्तृत गुफा भी बनवाई थी, जो बुद्ध की मां माया को समर्पित थी। उनके कार्यकाल में कई गुफाएं बनाई गई, जहां की दीवारों को बौद्ध कलाकृतियों से सजाया गया। उनके कार्यकाल के दौरान बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बना दिया गया और राजकीय दरबारों में दाओइस्ट पादरी को बौद्ध से नीचे रखा जाने लगा। सभी राजकीय अवसरों में बौद्ध अनुष्ठान, सूत्रों, मंत्रों का जाप अनिवार्य कर दिया गया। बौद्ध पादरियों के लिए शाकाहारी भोज की व्यवस्था की जाने लगी और उन्हें मंदिरों और मठों को दान में दिया जाने लगा। किंग अशोक के आदर्शों के तर्ज पर चीन में जानवरों का वध और मछली पकड़ना दोनों निषेध कर दिया गया। जनमानस तक बुद्धिज्म के सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए बौद्ध ग्रंथों को चाइनीज में ट्रांसलेट किया जाने लगा। खुद यॉन सॉन्ग ने इस दौरान 74 बौद्ध ग्रंथों को ट्रांसलेट किया था। यॉन सॉन्ग के अलावा बोधि ऋषि और इतजिंग जैसे प्रबुद्ध लोगों ने कई बौद्ध ग्रंथों को ट्रांसलेशन के जरिए जनमानस तक पहुंचाया। यह वो दौर था जब चीनी भूभाग पर भारतीय पुनर्जागरण पूर्ण रूप से हावी थी। मसलन चाइनीज लोगों ने भारतीयों के तर्ज पर कुर्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने भोजन में चीनी का इस्तेमाल भी भारतीय परंपरा से सीखा। इस दौर में भारतीय धूप बत्ती, औषधियाँ, सुगंधित पदार्थ और चिकित्सा ग्रंथ आयात किए गए। चाइनीज एम्बेसी भारतीय वैज्ञानिकों और खगोलविदों की तलाश करने में जुट गई। विलियम डलैम्पल अपने किताब द गोल्डन रोड में लिखते हैं, वू जेटियन के कार्यकाल के दौरान चीन में भारतीय प्रभाव का उच्चतम स्तर था और ऐसा स्तर अब दोबारा कभी नहीं हासिल किया जा सकेगा। कन्फ्यूशियन इतिहासकारों के द्वारा चीन में वू जेटियन के दौर की समृद्ध इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई। विलियम डलैम्पल इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं, वू जेटियन के कार्यकाल के फौरन बाद ही कन्फ्यूशियन इतिहासकारों ने उसकी उपलब्धियों को मिटाना शुरू कर दिया और उसके पापों और जानलेवा कुकर्मों के लंबे लंबे विवरण संकलित करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप आम जनमानस में यह संदेश पहुंचाया गया कि वह सिर्फ एक क्रूर और कामुक शासक थीं। पितृसत्तात्मक कन्फ्यूशियन इतिहासकारों का यह एक तरफा विवरण यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि महिला शासक के साथ यह प्रयोग आगे भी विध्वंसक साबित हो सकता है, जिसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में वू जेटियन ने अपने बच्चों को एक रोज बुलाकर कहा कि जब सत्ता उनके हाथ में आए तो कभी भी हिंसा का प्रयोग ना करें। उन्हें शायद ये समझ आ चुका था, हिंसा का सहारा लेकर सत्ता में बने रहना एक दुर्लभ कार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।